हेलो स्टूडेंट्स रिसेंटली ईरान को एक्सपेल किया गया है यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन से। स्टूडेंट्स ये जो रिजोल्यूशन है जिसमें ईरान को यहाँ पे एक्सपेल किया गया है, ये यहाँ पे इनिशिएटिव किया गया था यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। तो आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन क्या है, कौन सी ऐसी काउंसिल है, कौन सा ऐसा पैनल है जहाँ पे ये रिजोल्यूशन है वो इनिशिएट किया गया, उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, रिसेंटली हमने देखा है कि कैसे ईरान के अंदर वुमेन्स के द्वारा कंटिन्यू प्रोटेस्ट किया गया, और तो प्रोटेस्ट करने की वजह से हमको देखने को मिला कि वहाँ पे वुमेन्स की जो स्टेटस है वहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। उसके बारे में लोगों को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे लोगों को पता लगा कि किस तरीके से वुमेन्स का वहाँ पे जो इक्वलिटी का जो स्टेटस है वो उनको ग्रांट नहीं किया गया। तो उसी के लिए यहाँ पे यूएस के द्वारा एक रिजोल्यूशन है वो प्रपोज किया गया यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर। यूएन की जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसके अंदर रिजोल्यूशन है वो यूएस के द्वारा यहाँ पे प्रपोज किया गया था, यूनाइटेड स्टेट के द्वारा उस रिजोल्यूशन को प्रपोज किया गया। उस रिजोल्यूशन को जब प्रपोज किया गया तो वहाँ पे इंडिया वोटिंग के समय एब्सेंट रहा है, और उसके साथ ही यहाँ पे ईरान का एक्सपेल हो गया है यूएन का जो कमीशन है ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का स्टेटस के लिए जो कमीशन बनाया गया वहाँ से ईरान को एक्सपेल कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि यूएन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये कब एग्जिस्टेंस में आया, क्या इसके इम्पोर्टेंट डाटा एंड फैक्ट हैं हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यूएन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, यूएन का जो ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है ये इम्पोर्टेंट जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं यूनाइटेड नेशन के, उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के अंदर में आता है। वन ऑफ द 6 जो ऑर्गन हैं उसके अंदर ये आता है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमैनिटेरियन या कल्चरल एक्टिविटीज़ को जो यूएन के द्वारा कैरिड आउट की जाती हैं उनके अंदर डायरेक्शन देने से रिलेटेड या कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में उसको इस्टेब्लिश किया गया। काफ़ी हमारे जो 2 वर्ल्ड वॉर के बाद में जो हमारा ग्लोबल नेटवर्क पे जो हमने देखा कि किस तरीके से जो वर्ल्ड वॉर्स हैं वो एक डिजास्टर के रूप में वर्क करते हैं, तो उनको स्टॉप करने के लिए यूनाइटेड नेशन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशन के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हैं उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया। तो उन्हीं के अंदर एक है यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जिसका मेन वर्क है इकोनॉमिक, सोशल और ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर में डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करना यूनाइटेड नेशन में या ग्लोबल लेवल पे। अगर हम बात करें यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की, तो इस काउंसिल को जो इस्टेब्लिश किया गया था यूएन चार्टर के द्वारा 1945 के अंदर, 1945 के अंदर जब यूएन को इस्टेब्लिश किया गया था 24 अक्टूबर 1945, तो उसी समय में एक चार्टर आया था यूएन चार्टर। यूएन चार्टर के जो मेंबर कंट्रीज़ थे या 54 जो मेंबर कंट्रीज़ थे उस समय में, उनके द्वारा इसको यूएन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कोई भी कंट्री अगर यूएन का जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का अगर मेंबर बनता है तो कितने समय के लिए इनका टर्म होता है, इनका अगर उनकी बात करें तो एक अगर कोई कंट्री यहाँ पे इलेक्ट होता है मेंबर के रूप में यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, तो उनका जो टर्म है वो 3 साल का है। 3 साल के टर्म के लिए वो यहाँ पे अपॉइंट होते हैं, 3 साल का इनको यहाँ पे टर्म है वो देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा जो 4 हैं आउट ऑफ द 5 जो परमानेंट मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें इंडिया यहाँ पे परमानेंट मेंबर नहीं है, तो परमानेंट मेंबर हैं 5 कंट्री जो उनको वीटो पावर है। तो उसके उनमें से जो 4 कंट्री हैं वो यहाँ पे इनके मेंबर होंगे किसके, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। डिसीजंस यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी के वोटिंग के थ्रू लिए जाते हैं यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। इंडिया ने यहाँ पे इनॉग्रल जो प्रेसिडेंसी है उसको यहाँ पे हेल्ड किया था यूएन की
इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को। उस समय में जो हमारे सर रामास्वामी मुदलियार हैं 1946 के समय में, वो इसके प्रेसिडेंट बने थे। इनॉग्रल प्रेसिडेंसी इंडिया के पास रही थी। तो ये आपको डाटा और फैक्ट पता होना चाहिए। जो इनॉग्रल प्रेसिडेंसी है वो इंडिया के पास थी यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, उसकी 4 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, जिसका जो मेंबर है, जिसका जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया वहाँ पे इलेक्ट किया गया है इन बॉडीज़ के मेंबर के रूप में। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में कुछ बातें थी। यूएन की इंपॉर्टेंट बॉडी है, 1945 से ही इसको क्रिएट किया गया। एक बार कोई मेंबर बनता है तो 3 साल के लिए इसका मेंबर होता है। आउट ऑफ द 4 आउट ऑफ द 5 जो परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो यहाँ पे इसके मेंबर होते हैं यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, अगर मेन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेन फंक्शन है सोशल एंड इकोनॉमिक जो फील्ड हैं उनके ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन। इसके 5 रीजनल कमीशन भी आपको देखने को मिलेंगे, 8 फंक्शनल कमीशन भी हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, इट ऑल्सो सर्व्स एज ए सेंट्रल फोरम टू डिस्कस द इंटरनेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़। जो इंटरनेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उनके ऊपर यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। उनको यहाँ पे इस फोरम के ऊपर में डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक निकल के आता है कि जहाँ ईरान को एक्सपेल किया गया है, ईरान का जो एक्सपेल का जो रिजोल्यूशन है वो स्टार्ट हुआ था यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर में, बट ईरान को यहाँ पे एक्सपेल किया गया है यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो यूएन का जो कमीशन है स्टेटस ऑफ द वुमेन, उसका जो मेन वर्क है, जो मेन यहाँ पे मोटिव है, मेन एम है, वो ये है कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना है। यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जेंडर इक्वलिटी को प्रोवाइड करना है और एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन हो सके, जिससे वुमेन है वो एम्पावर हो सकें, वो अपने राइट्स के लिए एक्सेसिबल हो सकें, वो अपने राइट्स का यहाँ पे यूज कर सकें। तो उसके लिए यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन स्टार्ट किया गया। ये कमीशन 2010 के समय में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके अंदर इसको क्रिएट किया गया था 2010 के समय में। तो यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है, इसको 2010 के अंदर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई उसके अंदर इसको क्रिएट किया गया। स्टूडेंट्स, जब यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन को क्रिएट किया गया था तो उस समय में आप देखें कि 4 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ थी जो वुमेन्स के एम्पावरमेंट के लिए, जेंडर इक्वलिटी के लिए उस समय में वर्क कर रही थी। तो उन सब 4 बॉडीज़ को मर्ज करके यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन है उसको क्रिएट किया गया। एक बॉडी उस समय में जो वर्क कर रही थी वो थी डिवीज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द वुमेन, वुमेन्स का एडवांसमेंट के लिए। एक बॉडी यहाँ पे रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए थी, एडवांसमेंट ऑफ वुमेन के लिए। स्पेशल ऑफिस भी हुआ करता था एडवाइज करना जेंडर इश्यू या एडवांसमेंट ऑफ वुमेन के लिए। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड फॉर द वुमेन था। इन 4 बॉडीज़ को यहाँ पे मर्ज करने के बाद में यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन को क्रिएट किया गया 2010 के अंदर में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। स्टूडेंट्स, यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क के अंदर है, यूनाइटेड स्टेट के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें ईरान को जो एक्सपेल किया गया है यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन से, तो यहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि ईरान के अंदर, जो तेहरान के अंदर जिस तरीके से वुमेन्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया, आप देखिए कि वुमेन्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया और उनके द्वारा जो अपने हेयर्स को जो यहाँ पे कट किया गया था इन द पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में जो प्रोटेस्ट के थ्रू हेयर्स को कट किया गया वो जेंडर इक्वलिटी के लिए था। किस तरीके से वहाँ पे ब्रूटिलिटी या एट्रोसिटीज़ हैं जो वुमेन्स के ऊपर में की जाती हैं, तो उसके अगेंस्ट में और यहाँ पे इक्वलिटी को गेन करने के लिए वुमेन्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। आप देखिए कि वुमेन्स को जो वोटिंग राइट है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे हमको, अगर हम बात करें कि पिछले 100 ईयर्स के अंदर इस तरीके के प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले थे। जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के अंदर में वुमेन को वोटिंग राइट का जो स्टेटस दिया गया, वोटिंग राइट का स्टेटस काफ़ी लेट दिया गया। आप देखिए कि 1912 के समय में एक सफ्रेज मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था
और जो जिसका जो मेन एम था यहाँ पे वोटिंग राइट है वो प्रोवाइड किया जा सके वुमेन्स को। तो इसी तरीके से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के अंदर में प्रेजेंट समय में मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे वुमेन्स का जो इक्वलिटी का स्टेटस है उसके लिए वुमेन्स वहाँ की प्रोटेस्ट कर रही थी, ईरान के अंदर स्पेशली। तो ये जो प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्ट के अंदर इस तरीके का देखने को मिला कि वहाँ पे जो वुमेन का जो स्टेटस है वो इक्वल स्टेटस नहीं है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा एक रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे प्रपोज किया गया था यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर में। यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर जब ये रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया तो इंडिया वहाँ पे एब्सेंट रहा है, क्योंकि हिजाब के प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में यहाँ पे ये बेसिकली जो प्रोटेस्ट है वो स्पार्क हुआ है, जिसके अगेंस्ट में वुमेन्स वहाँ पे प्रोटेस्ट कंटिन्यू करते हुए दिखाई दी हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में देखा, हमने यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में देखा जो इम्पोर्टेंट यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों ये रिजोल्यूशन प्रपोज किया गया, क्यों यहाँ पे ईरान को एक्सपेल किया गया यूएन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के द्वारा, क्यों वो रिजोल्यूशन किस तरीके से आया उसके बारे में हमने देखा, और इंडिया का वहाँ पे एब्सेंट रहा है, उन सब टॉपिक्स के बारे में हमने इस वीडियो में देखा। तो स्टूडेंट्स आप बने रहिए हमारे साथ, हम कंटिन्यू आपको इस तरीके की जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनसे कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।